इकोनॉमिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉब डगलस उत्पादन फलन पर। कॉब डगलस उत्पादन फलन हमारे सिलेबस में है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आप यदि शिवलाल की पुस्तक देखेंगे तो उसमें आपको ये कॉब डगलस उत्पादन फलन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आप तैयारी एनसीईआरटी की पुस्तक से करते हैं तो फिर उसमें आपको कॉब डगलस उत्पादन फलन भी देखने को मिलेगा। और यदि एनसीईआरटी की पुस्तक में है, इसका मतलब है कि परीक्षा में भी 100% पूछने के चांस इसमें रहते हैं। तो आइए देख लेते हैं, समझते हैं इसके अंतर्गत क्या होता है। तो जो शिवलाल की पुस्तक का प्रयोग कर रहे हैं वो लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि उसमें नहीं दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन। उत्पादन फलन समझना है, मतलब कि हमें उत्पादन फलन की जो अवधारणा है वो ठीक से क्लियर होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हमने क्या देखा हुआ है कि जो उत्पादन फलन होता है जिसे हम P से प्रेजेंट करते हैं, P मतलब कि प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, और फलन के रूप में हम लिखते हैं F। F क्या प्रेजेंट करता है? परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप। किसमें परिवर्तन के? साधनों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। अब ये जो साधन होते हैं, साधन भी हम समझ चुके हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, इन्हें हम LMNO इस प्रकार से क्या कर देते हैं? प्रेजेंट कर देते हैं। इसकी अवधारणा भी दो क्षेत्रों में होती है, मतलब कि दो अवधारणाएं हैं इसकी, एक दीर्घकालीन अवधारणा और दूसरी अल्पकालीन अवधारणा। दीर्घकालीन अवधारणा में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जिसे हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, और अल्पकाल में केवल कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, जैसे कि श्रम, ये सबसे अधिक परिवर्तनशील होता है। उसके बाद थोड़ी सी पूंजी भी परिवर्तनशील होती है। तो श्रम और पूंजी ये हम अधिकतर प्रयोग करते हैं अल्पकाल में परिवर्तन करने के लिए, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए इन दोनों में ही परिवर्तन करते हैं। तो उसे बोलते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन या फिर स्थिर अनुपात वाला उत्पादन फलन। ये दो हमने पढ़े हुए हैं। अब जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा ये कंफ्यूजन पैदा करता है। अब उस कंफ्यूजन को हमें समझना है और किस प्रकार से इसका आंसर हम लिख सकते हैं वो आज हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चलिए समझते हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन। तो इसके यदि हम नाम पर जाएं, कॉब और डगलस ये दो अर्थशास्त्री हैं अमेरिका के, CW कॉब और PH डगलस, इन दोनों के नाम से ही उत्पादन फलन है। इन दोनों ने क्या किया, ये अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, तो 1890 से 1922 तक अमेरिका में जो उद्योग थे, निर्माण उद्योग थे, उनका अध्ययन किया, उनकी आर्थिक क्रियाओं को देखा, समझा, किस प्रकार से कार्य हो रहा है, किस प्रकार से उत्पादन हो रहा है, और आंकड़े जुटाए। आंकड़े जुटाने के बाद 1927 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसको भी याद रख लेना, दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। यदि आप आगे चल के जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हो उसमें ये पूछी जा सकती है, तो इसे ध्यान रखना, और हमारी वार्षिक परीक्षा में भी ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, इसके अंतर्गत कॉब और डगलस ने क्या बताया कि उत्पादन के साधनों में हम जिस अनुपात में वृद्धि करते हैं उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ये इनका एक सीधा सीधा और बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, जो हमने उत्पादन फलन में समझ लिया था कि हम यदि श्रम की मात्रा बढ़ाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, पूंजी की मात्रा बढ़ाएंगे तो फिर उत्पादन में वृद्धि होगी। और इसके अंतर्गत हमने क्या समझे हुए हैं? संयोग। एक परिभाषा सैमुअलसन की समझी हुई थी हमने, जिसमें सैमुअलसन कहते हैं कि उत्पादन फलन जो है वह संभावनाओं की सूची है। तो वो जो सूची है वो उसका कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा सा है, वो भी समझेंगे। आइए अब हम डायरेक्ट इनके समीकरण पर चलते हैं। तो पुस्तक में यदि आप देखोगे, जो आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है उसमें इस प्रकार का समीकरण दिया है, Q बराबर x1 इसकी पावर अल्फा और x2 इसकी पावर बीटा, ये इस प्रकार का समीकरण है। और यदि आप और कहीं से इसको सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार का भी समीकरण देखने को मिलेगा। जो लोग समझाते हैं उनका समझाने का तरीका अलग होता है, तो वो इस प्रकार से भी समझाते हैं। ये समीकरण होता है Q बराबर a k की पावर अल्फा l
L की पावर बीटा। ये समीकरण है। अब इस समीकरण में देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत ही सरल है। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान कौन सा रखना है, उत्पादन फलन वाला। उत्पादन फलन तो Q यहाँ पर, जहां पर हमने P प्रेजेंट किया है वहां पर क्या है, Q है। Q का मतलब यहाँ पर क्या है, उत्पादन की मात्रा। और X1 जो पुस्तक में दिया है, X1 X2 ये दोनों क्या है, उत्पादन के साधन है। जैसे हम A को यदि श्रम मान ले और B को पूंजी मान लेते हैं, दो का यानी X2 और X1 ये दोनों क्या है, उत्पादन के साधन है। और इनकी पावर क्या है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पर जो अल्फा है और जो बीटा है ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये दोनों दिखाते हैं साधनों में परिवर्तन की लोच। हमने लोच वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, मांग की लोच आपने पढ़ी हुई है। मांग की लोच में हम क्या देखते हैं, जो मांग की लोच यदि निकल के आती है 1 तो क्या होती है, इकाई के बराबर लोच। और यदि 1 से अधिक निकल के आती है तो इकाई से अधिक लोच और इकाई से कम लोच। इस प्रकार की 5 प्रकार हमने पढ़े हुए लोच के। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा और अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर ये हम अच्छे से समझ लें। यहाँ ये क्या दिखा रहा है, जो साधन हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि X और X2, और जैसे हमने यहाँ पर ले लिया है K और L। K का मतलब यहाँ पर हो गया पूंजी और L का मतलब हो गया श्रम, ये हो गया। और यहाँ पर A का ध्यान रखना, A यहाँ पर स्थिर मूल्यांक है। स्थिर मूल्यांक मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसे हम तकनीक मान सकते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। उस समय की जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार साधनों में जो परिवर्तन करते हैं तो फिर उत्पादन में भी परिवर्तन होगा। अब टेक्निक को यहाँ पर प्रेजेंट करना जरूरी है या नहीं है, देखिए यदि हमें अच्छा आंसर देना है तो हम दिखा सकते हैं। और यदि आपने पुस्तक में देखा होगा तो पुस्तक में इस प्रकार का कोई अंक नहीं है, मतलब स्थिर मूल्यांक को नहीं दिखाया है, तो हम नहीं भी दिखा सकते हैं। और यदि लिख देंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि ए जो है वो तकनीक को प्रेजेंट करता है, उसके साथ रहता है। देखिए तकनीक भले ही अच्छी हो या फिर पुरानी हो, हमारे पास साधन नहीं है तो हम उत्पादन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए हमारे पास उच्च तकनीक है उत्पादन की, मशीनें हमने लगाकर रख ली हैं, लेकिन उस पर श्रमिक नहीं लगाएंगे, पूंजी नहीं लगाएंगे तो उत्पादन होगा, नहीं होगा। तो तकनीक का यहाँ पर क्या है, स्थिर मूल्यांक है। स्थिर मूल्यांक मतलब कि वहां पर है तो सही लेकिन वो स्थिर है, वो स्वयं से कोई कार्य नहीं कर सकती, इसलिए उसको दिखा सकते हैं, हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं एक लाइन में, और बाकी के जो हमारे साधन हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है। अब अल्फा और बीटा यहाँ पर क्या बता रहे हैं, उनमें परिवर्तन की दर बता रहे हैं। और परिवर्तन की दर उनकी किस प्रकार से है, अब जो कॉग और डगलस हैं ये दोनों क्या कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यदि हम करते हैं तो इनका योग 1 होता है। इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो परिवर्तन की दर होती है, ये परिवर्तन की दर या फिर लोच जो होती है वो लोच हमेशा 1 होती है। इन्होंने क्या कह दिया कि 1 होती है, मतलब कि ये सिर्फ ये बता रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब इकाई के बराबर। अल्फा और बीटा की जो लोच है वह क्या है, 1 है। 1 है, हमने मांग में क्या पढ़ा हुआ है कि लोच यदि 1 आती है तो इकाई के बराबर है। इकाई के बराबर है मतलब कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में हम वृद्धि कर रहे हैं उत्पादन के में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी, उसके बराबर होगी। ये यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है। इतना समझ लिया, कॉन्सेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब 1 किस प्रकार से रखते हैं, देखिए मान के चलिए हमने 3/4 रख लिया श्रम को, प्लस 1/4 कर दिया पूंजी को। अब 1/4 यहाँ पर मान लीजिए ये 100 क्या है, जो 4 लिया है, मान लीजिए 100 हमारे पास साधन है। इसमें से हमने 75 साधन 3/4 75 किस पर रख दिए हैं, श्रम पर, और 25 किस पर रख दिए हैं, पूंजी पर। 100 में से 75 श्रम पर और 100 में से 25 पूंजी पर। अब यदि हम इन दोनों का योग करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा, 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमें समीकरण बनाना है कि भाई किस प्रकार से हमें खर्च करना है। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट बना के रखा है उन्होंने कि इस भाग में यदि हम बांटते हैं तो ये लोच जो निकल के आती है 1 आती है, और इसके परिणाम स्वरूप जो उत्पादन हमें मिलता है वो भी उसी अनुपात में मिलता है जिस अनुपात में हमने साधनों में वृद्धि की है।
यहाँ पर आप कंफ्यूज यदि हो रहे हैं तो इसको बस इतना ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर जो अल्फा प्लस बीटा है ये 1 आएगा और ये क्या दर्शा रहा है, ये साधनों में परिवर्तन की लोच को दर्शा रहा है। इतना हो गया। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर एक चीज और दी होगी आपकी पुस्तक में, इस प्रकार से x1 जैसे कि x1 है उसके बराबर से दिया होगा x1 की पावर ऊपर दिया है बार। बार का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे हमारे पास x2 x3 x4 ये हैं, तो इसको हम ना लिख के केवल x के ऊपर बार कर देते हैं और बंद कर दिया। इसी प्रकार x2 का कर लीजिए, x2 की मान लीजिए बहुत सारी संख्याएं x3 x4, तो इसको भी क्या कर दिया है, बार कर दिया है। अब इसमें से समीकरण उन्होंने लिखा है कि इन साधनों में से किसी भी साधन का प्रयोग करके उत्पादन किया जा रहा है 0, क्यों 0। अब 0 यहां पर क्या कर रहा है, O मान लीजिए, इसे 0 ना मान के मानिए O, और O क्या प्रेजेंट कर रहा है, उत्पादन की मात्रा। इसमें भी हम वृद्धि कर सकते हैं, मतलब कि साधनों में यदि परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो मान लीजिए यहाँ पर x की पावर x के ऊपर बार और x1 और x2 की ऊपर बार और x2 और इसकी पावर अल्फा, इसकी पावर बीटा। ये क्या होगा, हमें इसका उपयोग करके एक उत्पादन प्राप्त होता है, और ये क्या है, एक कॉफ डगलस उत्पादन फलन है। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है। अब देखिए यदि हम क्या करते हैं, साधनों में परिवर्तन करते हैं, आगे चल के हमें परिवर्तन करना है, तो मान लीजिए साधनों में हम टी वृद्धि कर रहे हैं। टी भी एक संख्या है और टी क्या है, जो टी है यह है बड़ा है 1 से। किससे बड़ा है, 1 से बड़ा है, ये हमें ध्यान रखना है। हमें इसको 0 नहीं मानना है, हमेशा 1 से बड़ा रखना है। जैसे कि साधनों में हम वृद्धि करेंगे तो 1 तो ये पहले ही है, इसलिए टी को क्या करना है, 1 से बड़ा रखना है। एक मात्रा तो हम पहले ही प्रयोग कर रहे हैं ना, अब इसको बड़ा करना है, मतलब कि या तो हम साधनों को दोगुना कर देंगे या फिर 3 गुना कर देंगे। तो टी का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ टाइम, जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस प्रकार से हम साधनों में वृद्धि करेंगे। अब यदि हम इसका गुणा करते हैं तो हमें मान लीजिए उत्पादन मिलता है Q1, और इसका हम अंदर गुणा करेंगे किससे, x1 से, और इसकी पावर अल्फा है, x2 और इसकी पावर बीटा है। इसको हम अंदर गुणा कर देंगे पूरा, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमें निकल के मिलेगा फिर जो समीकरण मिलेगा, t की पावर हो जाएगी अल्फा और प्लस बीटा, और ये हो जाएगा x1 अल्फा x2 बीटा। ये तो निकल के आया। अब यहाँ पर t बाहर निकल आया, इसमें भी यदि हम गुणा कर देंगे तो भी ये कॉमन निकाल लिया है हमने। तो ये मैथ का चैप्टर है, थोड़ा सा हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर t के ऊपर जो पावर दिखानी है वो क्या दिखानी है, अल्फा प्लस बीटा। इसका यदि हम अंदर गुणा करेंगे तो ये दोनों से गुणा होगा, पहले तो t और उसके बाद फिर इससे भी गुणा होगा। तो यदि हम पहले इसको इस प्रकार से लिख लें तो भी ये गलत नहीं होगा, और इस प्रकार से लिख लेंगे तो भी ये गलत नहीं होगा। अब ये जो निकल के आया है, इसमें हमें क्या देखना है कि t हम कॉमन ले लेते हैं ये, और इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और ये निकल आएगा x की पावर अल्फा 1 और x2 की पावर बीटा, और इसको क्या कर देते हैं, इस प्रकार से कर देंगे। अब यहाँ पर हमें जो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा को क्या मान रखना है, 1। इसको 1 रखेंगे तब तो ये मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसकी वैल्यू यदि हम ज्यादा रख दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम कर देते हैं 2, तो टी हमने जो लिया है पहले ही 1 से अधिक लिया है, यदि हम दुगना कर रहे हैं तो ये फिर किसके ऊपर हो जाएगी, पावर 2 के ऊपर हो जाएगी। यदि हम 3 कर दें तो फिर 3 के ऊपर 2 पावर हो जाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। हमें क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा हमेशा 1, जो इन्होंने यहाँ पर बताया है कि अल्फा प्लस बीटा की पावर जो लोच है वह इकाई के बराबर है। इकाई के बराबर है मतलब कि जिस अनुपात में हम साधनों में वृद्धि करेंगे उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगी। ये इतना इसका कॉन्सेप्ट है। अब एक बात और ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा उत्पादन फलन वाला, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर जो समीकरण हम देख रहे हैं, चाहे इस प्रकार से समीकरण लिख लें, चाहे x में समीकरण लिख लें, हमारा समीकरण इसी में बैठेगा। उत्पादन
बराबर फलन है किसका, साधनों में परिवर्तन के। तो जो साधनों में यहाँ पर हम परिवर्तन कर रहे हैं, जैसे टी क्या है, एक संख्या है जो कि एक से बड़ी है, इसको हमने साधनों में क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई मतलब कि साधन बढ़ा दिए हैं और उनके परिणाम स्वरूप फिर हमें उत्पादन जो प्राप्त होगा वो भी बढ़कर प्राप्त होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। और आसान भाषा में यदि इसको याद रखना है तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है कि साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि करेंगे उसी अनुपात में हमें उत्पादन में वृद्धि मिलेगी। अब देखिए, यदि ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो हमें लिखना किस प्रकार से है। परीक्षा में लिखेंगे हम कॉप डगलस उत्पादन फलन। इसके जन्मदाता या प्रतिपादक दो अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, CW कॉप और PH डगलस। इन दोनों के ही नाम से ये कॉप डगलस उत्पादन फलन है जिसे हम पढ़ रहे हैं। और 1890 से 1922 अमेरिकी विनिर्माण उद्योगों का इन दोनों ने अध्ययन किया, आंकड़े जुटाए और फिर 1927 में एक थ्योरी प्रकाशित की जिसे ए थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पुस्तक के नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने बताया कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में हम वृद्धि करेंगे उत्पादन में भी हमें उसी अनुपात में वृद्धि होगी। जो मुख्य जानकारियां हैं उन्हें याद रखना है, उन्हें हमें ऐसा का ऐसा ही लिख देना है। उसके बाद हम समीकरण लिखेंगे, समीकरण का इस प्रकार से विस्तृत वर्णन कर देंगे कि हर शब्द क्या प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इस प्रकार से हम कर देंगे कि यदि साधनों में हम वृद्धि करते हैं तो हमें ये उत्पादन होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई और फिर इस पर अध्ययन भी होने लगे। इन्होंने जो उत्पादन फलन दिया था ये किस में था, दीर्घ काल में था, मतलब कि पैमाने के बढ़ते प्रतिफल में, पैमाने के प्रतिफल में। अब वहां पर देखिए जब इनका ये विरोध हुआ, मतलब कि आलोचनाएं हुई, तो कई अर्थशास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किए और अध्ययन के बाद क्या बताया कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का भी विषय है। इसीलिए हम अभी व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको पढ़ रहे हैं। और इन्होंने क्या बताया कि अल्फा प्लस बीटा ये एक ही स्थिति नहीं आएगी, बराबर की स्थिति नहीं आएगी कि हमेशा वन ही होगा। और ये जो वन होगा मतलब कि समान प्रतिफल मिल रहे हैं, समान प्रतिफल मतलब कि स्थिर पैमाने के प्रतिफल ये मिलेंगे। और यदि अल्फा प्लस बीटा ये क्या होगा, ग्रेटर देन वन होगा, ग्रेटर देन वन मतलब अधिक होगा, तो ये होंगे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। और यदि अल्फा प्लस बीटा लेस होंगे, एक से कम होंगे, तो ये होंगे घटते हुए पैमाने के प्रतिफल। ये चीज बाद में निकल के आई है, इन दोनों ने नहीं की है। ये वाली जो चीज है बाद में कई अर्थशास्त्रियों ने इसका विश्लेषण किया, अध्ययन किया और व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसको प्रयोग किया, मतलब कि एक उद्योग में भी इसका प्रयोग करके देखा तो इस प्रकार की जो स्थितियां हैं वो निकल के आई, जिसे उन्होंने कहा और कि यदि अल्फा और प्लस बीटा का हम योग करेंगे वो एक के बराबर आता है तो फिर आपका नियम जो आपने बताया है कि समान प्रतिफल मिलेंगे। और अल्फा प्लस बीटा का योग यदि एक से अधिक आता है तो उस समय बढ़ते पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं, और यदि अल्फा प्लस बीटा का जो योग है वह एक से कम आता है तो फिर घटते पैमाने के प्रतिफल मिलते हैं। ये तीन स्थितियों की हम व्याख्या कर देंगे। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है इसकी विशेषताएं। तो मैंने तीन विशेषताएं लिखी हुई हैं, तीनों विशेषताओं को हम आसानी से समझ लेते हैं। कॉप डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं यह एक प्रथम कोटि रेखीय समरूप उत्पादन फलन है। प्रथम कोटि रेखीय क्या होता है, जब हमने उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफल पढ़े तब हमने एक ग्राफ देखा हुआ था। कौन सा ग्राफ, ये इस प्रकार का हमारा सीधा सीधा ग्राफ था जिसमें इस प्रकार से हमारे क्या बने हुए थे, ये बने हुए थे हमारे आईपी वक्र, आइसो प्रोडक्शन कर्व, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समरूप उत्पादन फलन। तो ये क्या होते हैं, ये एक समरूप समान उत्पादन प्रेजेंट करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समान उत्पादन दिखा रहे हैं। जैसे कि ये मान लीजिए हमारा x है, ये y है और यहाँ पर है O, और ये जो वक्र है ये हमारे उत्पादन को प्रेजेंट कर रहा है। और ये जो समरूप वक्र बने हुए हैं इन्हें हम यदि नाम दें IP1, IP2, IP3 इस प्रकार से,
और इसको कर देते हैं 100, इसको 200, इसे 300, इसे 400 और इसे 500। इस प्रकार से उत्पादन की मात्रा है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यदि हम ये हमारा श्रम है, यहाँ पर मान लीजिए पूंजी है और यहाँ पर श्रम है, तो यदि इतनी इकाई, 1 इकाइयाँ हम पूंजी की लेते हैं और 1 इकाइयाँ श्रम की लेते हैं तो उत्पादन हमें 100 इकाइयों का प्राप्त होगा। इसी प्रकार हम 2 इकाइयाँ श्रम की लेते हैं और 2 इकाइयाँ पूंजी की लेते हैं तो उत्पादन हमें 200 इकाइयों का मिलेगा। इसी प्रकार हम 3 इकाइयाँ श्रम की और 3 इकाइयाँ पूंजी की लें तो उत्पादन हमें 300 मिलेगा। मतलब कि जितने अनुपात में हम साधनों में वृद्धि कर रहे हैं उतने ही अनुपात में हमें उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि हम पॉइंट करें A, B और C, D इस प्रकार से, तो यहाँ पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर ED इस प्रकार से उत्पादन मिल रहा है। तो ये क्या है, समान प्रतिफल के, मतलब रेखीय, एक रेखा में हमें ग्राफ बन के निकल आ रहा है, तो रेखीय समरूप उत्पादन फलन है, ये इसकी हमें विवेचना करनी है। तो ये इसकी एक क्या है, पहली विशेषता है कि ये कॉफ डगलस उत्पादन फलन एक प्रथम कोटि का रेखीय उत्पादन फलन है। दूसरी विशेषता क्या है, इसके अंतर्गत उत्पादन के अन्य साधनों को गुण रूप प्रदान किया गया है, केवल श्रम और पूंजी को छोड़कर। जब इनकी हम थ्योरी पढ़ेंगे तो इन्होंने सबसे अधिक किसकी व्याख्या की है, श्रम और पूंजी की। बाकी के जो हमारे साधन है उत्पादन के, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, 5 साधन हमने पढ़े हुए हैं। 5 में से श्रम और पूंजी को इन्होंने अधिक महत्व दिया है और बाकी के जो साधन है उन्हें गौण स्थान दिया है। गौण स्थान मतलब कि उनका ज्यादा प्रयोग नहीं किया है। ये मानते हैं कि उत्पादन में केवल 2 ही साधनों का प्रयोग होता है, श्रम और पूंजी का। इसके बाद देखिए, इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि श्रम और पूंजी में से किसी एक को उत्पादन से हम बाहर कर दें तो उत्पादन का जो मात्रा है वह क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि जो उत्पादन होता है वह पूंजी और श्रम के द्वारा ही होता है। यदि इनमें से हम किसी एक को उत्पादन में से बाहर कर दें, उत्पादन में प्रयोग नहीं करेंगे, तो उत्पादन जो प्राप्त होगा वह शून्य हो जाएगा, मतलब उत्पादन नहीं कर सकते। मतलब पूंजी और श्रम के बगैर हम उत्पादन नहीं कर सकते, ये इसकी विशेषता है और इसी आधार पर ये बना हुआ है। इसीलिए इसमें जो अल्फा और बीटा का कॉन्सेप्ट है उन्होंने शामिल किया है। इतना समझ में आ गया। कॉफ डगलस उत्पादन फलन की जो अवधारणा है वह बहुत बड़ी है, पूरी एक पुस्तक है, तो उसके अंतर्गत हम ज्यादा जाएंगे तब पढ़ेंगे जब हमें आवश्यकता होगी। आज इतना ही हमें काफी है, सफिशिएंट है, हमारी पुस्तक में इतना ही है। केवल एक परिचय दिया हुआ है कॉफ डगलस उत्पादन फलन का, जिसके अंतर्गत हमने उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी ले ली हैं, उसका अर्थ समझ लिया है और किस प्रकार से व्याख्या करनी है वो भी समझ ली। उसके बाद ये जो विशेषताएं थी वो भी हमने देख ली। इतना हमारे लिए सफिशिएंट है और यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए, एक बार और फिर से हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।